और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला केसीआर के जन्मदिन के मौके पर बड़े पैमाने पर शिरकत करने का टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया है। 17 फरवरी को वज़ीर-ए-आला केसीआर अपना 66वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि वज़ीर-ए-आला के जन्मदिन के मौके पर हर शख्स एक पौधा लगाते हुए हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हरीता हरम प्रोग्राम का हिस्सा बने। इससे मुताल्लिक़ केटीआर ने ट्विटर पर भी पार्टी कारकुनों और अपने मतदाताओं को ये मशवरा दिया और कहा कि रियासती हुकूमत ने ग्रीनरी को फ़रोग़ देने के लिए हरीता हरम प्रोग्राम शुरू किया है। निजामाबाद जिले के गौतम नगर में शरपसंदों ने गौतम बुद्ध के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया है, जिसके खिलाफ अंबेडकर दलित तंजीमों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस दौरान दलित तंजीमों ने गौतम नगर तक कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। एहतजाजी दलित तंजीमों के लीडरों ने कहा कि चंद शरपसंद अनासिर पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एहतजाजी दलित तंजीमों ने कहा कि तेलंगाना में पुरअमन माहौल को खराब करने की मंसूबाबंद साजिश की जा रही है। तेलुगु रियासतों में पसमानदा मुसलमानों को तालीम मुलाजमत में 4% रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच पर कल यानी 11 फरवरी को समाअत होनी है। 4 फरवरी को इस मामले पर समाअत एक हफ्ते तक के लिए मुलतवी हो गई है। इस मामले पर पेश है हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान खान की साबिक वजीर और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शबीर से ये बातचीत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन का केस सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच पर फाइनल हियरिंग की पोजीशन में है। इस सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शबीर साहब। अभी जो केस 5 रुकनी बेंच पर आ चुका है, कहा जा रहा है कि फाइनल हियरिंग है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए कि आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा तारीख की तरफ। आंध्र प्रदेश जब हुकूमत थी 2009 में, यहाँ की आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के 7 जजेस ने उसमें 3 हमारे फेवर में 4 अगेंस्ट, तो टोटल अगेंस्ट जजमेंट आया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, रिजर्वेशन को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये डाटाबेस नहीं है और ये मज़हब की बुनियाद पे यहाँ हुकूमत कर रही है, इसको नहीं देना है। ये कलदम कर देने के बाद ये रिजर्वेशन जब से 6 साल ऑलरेडी चल रहा था, ये 5 साल से, इसके ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो 2010 मार्च 25 को 3 जजेस के जो चीफ जस्टिस के बेंच पे जस्टिस के.जी. बालाकृष्ण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके 2 जज के साथ 3 बेंच ने ये फैसला किया। ये 7 जजेस के ऊपर स्टे करते हुए कानून ये कहता है कि 7 जजेस अगर स्टेट में हो, उनके ऊपर फैसला देना है तो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठना। वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 2010 में बैठा था, लेकिन उसके अंदर कुछ टेक्निकल खामी थी, कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद 2015 में बैठा, फिर उसमें भी कोई जज रिटायर्ड होने खलीफा साहब, तो वो कैंसिल हो गया। तो 10 साल के बाद अब फुल 5 जजेस बैठे हैं और पहली सुनाई हुई है कि ये सुनाई बिल्कुल फाइनली होती है। इनके जैसा बाबरी मस्जिद के अंदर 5 जजेस का ही फाइनल है, तो ये भी ये जजमेंट इनका फाइनल जजमेंट होता है। तो इसलिए इसके अंदर जब मैं 2016 में ये बेंच बैठा था, तो उस टाइम पे मैं देखा कि तेलंगाना सरकार कोई इंटरेस्टेड नहीं थी और वहाँ उनका कोई वकील भी नहीं आया, ना इम्प्लीट भी नहीं हुए वो लोग। तब मुझे एहसास हुआ कि ये दोनों सरकारों के झगड़े में कहीं हमारा रिजर्वेशन नहीं जाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी राजशेखर रेड्डी शब्बीर अली हमारा था, ये मैंने खुद जाकर सलमान खुर्शीद साहब जो सीनियर एडवोकेट भी हैं, यूनियन मिनिस्टर भी हैं और रिजर्वेशन में पहले से हमारे साथ में थे, तो उनको हमने बात की और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने आर्गूमेंट करके कहा कि 2 रियासतें हो गए हैं, आप तेलंगाना गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाइए और हमारा पर्सनल शब्बीर साहब, तो शब्बीर साहब का क्या इंटरेस्ट है। तो जब उसमें हमारे एफिडेविट में हमने ये लिख के दिए कि मैं फॉर्मर मिनिस्टर भी हूँ, रिजर्वेशन देने में और असेंबली में बिल पास कराने में अहम रोल है, इसलिए इनके इंटरेस्ट है, इम्प्लीड होना चाह रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को अलो किया, मुझे और तेलंगाना को। सर, लेकिन अभी जो है दोनों रियासतों को मालूम हो चुका है, दोनों रियासतों ने अपने वकीलों को जो है भेजा है वहाँ पर, लेकिन फिर भी आपने जो है इस बार भी अपने वकला को
के साथ वहाँ पर जो है आप भी जो है उसमें पेश हो रहे हैं, तो आप थोड़ा क्या कुछ इनसिक्योर हैं आपके दोनों रियासत में, कुछ खामी रहेगी? परसों तक तो मैं इनसिक्योर था, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद तेलंगाना के ऑफिसर्स भी मिले। तेलंगाना के जिस एडवोकेट को उन्होंने राजू धवन साहब को, राजू त्रिवेदी को करे, राजू धवन साहब हमारे सुल्तान उलूम कॉलेज के पहले से रिजर्वेशन में हाई कोर्ट में आके आर्गूमेंट करके गए। खुशी है कि ये लोग पुराना केस जानते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश भी अभी तो पहले उन्होंने जो हायर किए थे पीपी राव, उनका तो इंतकाल हो गया, कोई दूसरे वकील को नागेश्वर रेड्डी को रखे हैं। तो अब हमारी टीम बनी है, इत्तेफाक से तीनों हमख्याल एडवोकेट से पहले से सलमान भाई और हमारे राजू धवन साहब, नागेश्वर रेड्डी, उन्होंने कहा कि तुम मटेरियल हमको फौरी भिजाओ, डेट जैसे ही आएंगी तब हम तीनों एडवोकेट्स की मुश्तरका मीटिंग करेंगे। आप लोग भी आ जाइए, तेलंगाना गवर्नमेंट, आंध्रा गवर्नमेंट, तुम आ जाओ, अपना अपना मटेरियल से हम लोगों को ब्रीफिंग दो, क्योंकि ब्रीफिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कितना बड़ा वकील का नहीं है, इम्पॉर्टेंट ब्रीफिंग है वो ब्रीफिंग। तो मुझे तेलंगाना सरकार के वकला में से कुछ लोग टच में भी आए कि शब्बीर साहब वो आप हमारे को एक्सचेंज करो मटेरियल, हम आपको करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन तो अभी हो रहा है। मुझे अब इस बात की खुशी है कि हम लोग मुश्तरका लड़ेंगे और रिजर्वेशन बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो फेस है अदालत में रिजर्वेशन का, वो कितना अहम है और ये क्या होगा, क्या आपका तजुर्बा क्या कहता है? हुकूमत को बताना चाह रहे हैं कि भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों की गुर्बत बताएगी। केसीआर साहब आने के बाद फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ जब आंध्र प्रदेश थी तो जब कृष्णन साहब की रिपोर्ट में गुर्बत बताई गई, फिर अभी सुधीर कमेटी की रिपोर्ट आई है, फिर बीसी कमीशन की आई है कि 4% से बेशक मुसलमानों में तालीम में, नौकरियों में और पॉलिटिकल रिजर्वेशन में भी कुछ मिला है, लेकिन अभी भी बहुत मेजॉरिटी लोग हमारी सतह गुर्बत से भी नीचे लिविंग उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। तो ये रिजर्वेशन कंटिन्यू होना है, ये हमारा तीनों का मुश्तरका आर्गूमेंट है, तेलंगाना, आंध्रा, शब्बीर अली, कि हम यही कहना है और ये डाटा भी यही बेस पे ले आ रहे हैं। ये रिजर्वेशन से कुछ फ़ायदा मिला है, कुछ घरों में रोशनी आई है, लेकिन और काफ़ी घरों में अंधेरा है। उस घरों को मशाल जलाना है तालीम की और उनकी गुर्बत दूर करना है, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाना है। इसके लिए रिजर्वेशन कंटिन्यू करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से आर्गूमेंट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। न्यूज़ 18 के खारिन से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि टीवी देखने वाले नाजरीन से कि इसके अंदर दुआ भी कीजिए, अगर कुछ अच्छे मशवरे हो तो, टेक्निकल मशवरे हो तो भी हमको दीजिए, हम ज़रूर आपके मशवरों की भी कदर करेंगे और अल्लाह जल्ले जलालहू से दुआ भी कीजिए ताकि वो 5 जजेस हमारे फेवर में जजमेंट दें। कैमरामैन नवीन के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। एपी तेलंगाना के पसमानदा मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होनी है। जमीयतुल उलमा हिंद भी इस मामले की फरीक है। जमीयतुल उलमा हिंद के वकील शकील अहमद सैयद ने इस मामले पर हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान से खास बातचीत की। शकील अहमद सैयद साहब मेरे साथ हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो मरहला है इस केस का, वो कितना अहम है रिजर्वेशन के लिए? सबसे अहम मरहला यही है क्योंकि जो रिजर्वेशन हुआ था पहले 5% हुआ था, उसको हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया 5 जज ने। फिर 4% हुआ, उसको भी 7 जजों की बेंच ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ख़त्म कर दिया। उसके बाद जमीयत उलमा हिंद, आंध्रा गवर्नमेंट ने और कुछ प्राइवेट लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें की थी, स्पेशल लीव फाइल की थी, वो अपील बन गई और हमको इंटरिम स्टे मिल गया था। वो आज तक चल रहा है। उसमें था कि फाइनल जब तक हियरिंग ना हो अपील की तब तक ये स्टे चलता रहेगा। तो अब वो फाइनल हियरिंग की स्टेज पे अपीलें लग गई हैं। पिछले हफ्ते लगी थी मंडे ट्यूसडे को, तो 11 तारीख के लिए एडजर्न हुई थी। अब 11 तारीख से फुल फ्लेज सुनवाई उसकी शुरू हो रही है 5 जजों की बेंच के सामने। सर, दोनों रियासतों के वकला भी इस केस की पैरवी कर रहे हैं। उसके अलावा जमीयत उलमा हिंद और जो दूसरे जो है NGOs हैं वो भी इसमें फरीक बने हुए हैं। तो ये जो हुकूमतों के अलावा भी जो NGOs हैं या जमीयत का जो जिस अंदाज में पैरवी हो रही है, ये कितनी अहम है? जो पैरवी हो रही है पूरे दिलो जान से हो रही है। सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अच्छे से अच्छे वकला, सीनियर वकला इंगेज किए जा रहे हैं। वहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने अलग से सीनियर किए हैं, बैकवर्ड डिपार्टमेंट ने अलग से सीनियर किया है, जमीयत उलमा हिंद ने अलग सीनियर किया है। तो इस वक्त तो नाउ और नेवर वाला मसला है, अभी नहीं किया तो कभी नहीं हो जाएगा।
तो हम लोग पूरी अपने वेहमेंस के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ इस अपील को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट का जजमेंट ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये कितने दिनों तक ये मरहला जारी रहेगा, कुछ उम्मीद की जा सकती है? ये डिपेंड करेगा कि कितने 5 जजों की बेंच बनी है। शुरू में तो प्रिलिमिनरीज होंगी कि भाई मसला क्या है, कौन कौन बहस करेगा, क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट अभी अपना प्रोग्राम तय करेगी कि हम किस वकीलों को कितना टाइम देंगे या कौन किस पॉइंट पे बहस करेगा। तो ये 11 तारीख को ये तय हो जाएगा कि कैसे आगे बढ़ेगा। आप रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, क्या ये सर्वे रिपोर्ट्स हैं या फिर किस तरह के जो है सबूत या दलाइल पेश करने होते हैं? नहीं, दलाइल जो ऑलरेडी मौजूद हैं उसी पे बहस होगी। पहले जो 5% हुआ था, तो जो एक सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस की बेंच ने इंदिरा साहनी केस में, जो मंडल कमीशन का केस कहलाता है, उसमें ये हुआ था कि कोई भी रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं बढ़ेगा। उसमें 51% हो रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा, तो उस वक्त ही तेलंगाना बना नहीं था, उस वक्त फिर ये उसको दोबारा से सर्वे करा के और जांच करा के PS कृष्णन रिपोर्ट आई थी। उसके बाद 4% रिजर्वेशन हुआ था, जो अप टू विद इन सीलिंग लिमिट है 50% की, और उस गवर्नमेंट ने किया था। उस पर फिर लोगों ने रिट पिटिशंस कर दी थी हाई कोर्ट में। 7 जजों की बेंच, पहले 5 जज की बेंच सुन रही थी, तो पहले वाली बेंच भी 5 जज की थी, तो उन्होंने 7 को रेफ़र किया था। 7 जजों का यूनानिमस फैसला नहीं है। एक जज ने रिजर्वेशन के फेवर में फैसला किया था, एक जज ने अलग फैसला लिखा, बाकी 5 जजों का फैसला अलग है। लेकिन मेजॉरिटी जजमेंट से वो रिजर्वेशन का कानून ख़त्म कर दिया गया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ के अपीलें एडमिट कर ली और स्टे दे दिया था। उस स्टे से होने की वजह से उस एक्ट का फ़ायदा अभी तक मिल रहा है लोगों को। ये कहा जाता है कि जो मज़हब के नाम पर रिजर्वेशन गैर दस्तूरी है, तो इस रोशनी में आप क्या समझते हैं, ये फैसला कितना टिक पाएगा? ये जो केस है ये कितना जो है पायदार होगा? 9 जजों की बेंच में ये कहा गया है कि मज़हब के नाम पे दिया जा सकता है। अगर कोई ये रिपोर्ट आ जाए कि मिनहसल कौम एज ए होल रिलीजन के लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं, ऑफकोर्स क्रीमी लेयर जो कहलाती है वो अलग कर दी गई है। इस एक्ट में भी इसका फ़ायदा रखा गया है कि पूरी मुसलमान कौम को नहीं दिया गया है। इसलिए ये कहना कि पूरे मुसलमानों को दिया गया, पूरी लंबी लिस्ट है जिसमें कि वो बहुत सारे सेक्शन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी को उसमें से निकाल दिया गया है कि इसका फ़ायदा इनको नहीं मिलेगा, तो पूरी मुस्लिम कौम को नहीं दिया गया। और आर्टिकल 15 के तहत अगर गवर्नमेंट को लगता है कि फलां तबका पिछड़ा हुआ है, तो उसको एफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, उनके लिए कानून बन सकता है और वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट बना है। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का जजमेंट ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया साहब। शकील अहमद सैयद साहब सुप्रीम कोर्ट के लायर, वो हमें बता रहे थे कि किस तरह जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से वो पैरवी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम रिजर्वेशन के केस की। आगे बढ़ेंगे। जमीयतुल उलमा हिंद ने तय किया है कि मुल्क भर में वक्फ की जो हालात हैं उस पर एक लाए अमल तैयार किया जाए और वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद की जाए। जमीयतुल उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ वक्फ का हैदराबाद में इजलास मुनक़िद किया गया। कमेटी के 5 अरकान ने इजलास में शिरकत की। मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि मुल्क भर में ज़िलाई सतह पर एक कमेटी बनाई जाए जो कि मकामी हालात से वर्किंग कमेटी को वाकिफ़ करवाएगी। पहले भी आज़ादी के बाद भी जमीयत उलमा का ये मौक़िफ़ रहा है कि उसने वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल जद्दोजहद की। अभी जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला में यह फ़ैसला किया गया और एक कमेटी बनाई गई जिनके जनाब हाजी हारून साहब, एडवोकेट हाजी हारून साहब, एडवोकेट मौलाना नियाज़ फारूकी साहब, जनाब शकील अहमद सैयद साहब और जनाब हाफिज़ पीर शब्बीर साहब मैं इसके अरकान में हैं। और ये उसके अंदर ये फ़ैसला किया गया है कि मुल्क के अंदर जो वक्फ की हालात है इसके ऊपर एक लाएअमल बनाया जाए। इस मीटिंग में ये भी तय हुआ कि हर ज़िले में जहाँ जहाँ कमेटी होंगी, जैसा 1 तारीख को जो है औरंगाबाद में होने वाली है, तो हम ये चाहते हैं कि जो है हर जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मेन बड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है कमेटी बने और वहाँ के हालात, वहाँ वक्फ बोर्ड में क्या मुश्किलात है, किस तरह मुश्किलात है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये तमाम तैयार करके फिर हम जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी में रखेंगे। वो जो फैसला करेंगे उस पर हम अमल करेंगे।
हैदराबाद पुलिस की जानिब से 1 जनवरी से एक और पहल का आगाज किया गया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि इसके अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। अंजनी कुमार ने बताया कि हैदराबाद पुलिस की पेट्रोलिंग कार में मौजूद पुलिस एहलकारों से ही अवाम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन तक आने की कतई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि सिटी पुलिस की 130 पेट्रोलिंग कार आवाम के लिए 24 घंटे काम करती है। अब तक पुलिस को 3700 अर्जी दाखिल की जा चुकी हैं। उन्होंने पुलिस को अवामी खिदमत गुजार करार दिया। इसका मकसद अवाम की सिक्योरिटी और सेफ्टी को यकीनी बनाना है। 23 petrol cars which move 24 hours. Each and every officer were trained in that. Subsequently, from 1st January, we started this new initiative in which each and every petrol cars were told to collect petition and complaint from the citizens whenever they are patrolling the area. And to our surprise, pleasant surprise, so far we have received 3,700 petitions, and out of that more than 1,500 petty cases were booked and more than 318 FIR has been registered. Now the purpose is that we consider ourselves as service provider. Hyderabad City Police is service provider for safety and security. So when we consider ourselves as service provider, then we have to be as smooth, as citizen friendly, as convenient to common public. And that is how we have initiated this initiative. It has got full support of government, full support of citizens, and lot of satisfaction from each one of us. हैदराबाद में ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों की अब खैर ही नहीं। शहर में ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को ऑटोमेटिक ई चालान होगा। हैदराबाद के एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस अनिल कुमार ने बताया कि 2 व्हीलर पर बिना हेलमेट चलाने वालों को ITMS सिस्टम के तहत ANPR कैमरों की मदद से चालान किया जाएगा। ANPR कैमरे शहर भर में लगाए गए हैं। उन्होंने आवाम से ट्रैफिक कवायद पर अमल करने की अपील भी की। Under ITMS system, integrated traffic management system, we have ANPR cameras throughout the city, and it has an inbuilt system to catch the violators. So now because it is automatic and inbuilt, and whoever is caught pillion rider not wearing the helmet, then naturally the challan is being generated and it is being sent to the violators. And definitely there is a need of the hour that everybody should wear the helmet. Last year we lost many lives where the pillion riders died because they were not wearing the helmets. ANPR cameras are there, automatically they are catching it, and we are not doing any contact enforcement. Automatically whoever is caught, challan is generated automatically and it goes to the violator. Law is only for their own safety, so naturally they should wear the helmet and they should protect their own life. रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान तेलुगु को तलबा में आसान बनाने के लिए तेलुगु ज़बान के माहिर MA समद तेलुगु पंडित की जानिब से रज़ाकाराना तौर पर मुफ्त लेक्चर, सिम्पोजियम, सेमिनार्स का इनेकाद किया जा रहा है ताकि तलबा तेलुगु ज़बान को आसानी से सीख सके। इस वर्कशॉप में सैकड़ों तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। तेलुगु सब्जेक्ट मेरे लिए मैथ्स से भी ज़्यादा टफ था, बट उनके 2 क्लास अटेंड करते हैं, इट्स रियली इजी। उनके टेक्निक्स और टिप्स इट्स वेरी यूज़फुल और अच्छा दिखता, मतलब तेलुगु को जो नज़रिए से देखते थे वो नज़रिया बदल गया। मुझे पहले बहुत फियर था तेलुगु के बारे में, क्योंकि वी आर फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड, सो हमें तेलुगु नहीं आती है। मेन हम लोगों की जो लैंग्वेज है वो उर्दू है। तो ये जब ये मोटिवेशनल क्लास कंडक्ट हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निक्स, न्यू वेज ऑफ लर्निंग, इसमें द मेन 3Q फार्मूला, रिसाइट, रिकॉल एंड रीराइट, ये बहुत यूज़फुल था। और मैं जो स्टूडेंट्स को तेलुगु से बहुत डर लगता है, मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो एक बार समझ सर की क्लास अटेंड करें। मुझे पहले तेलुगु नहीं आती थी, जब समझ सर की अब पहले क्लास लिया, क्लास में था जब, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी आई है। हमारे बच्चों में सबसे पहले ये चीज़ दिखाई देती है कि वो इतने टैलेंटेड रहते, सब सब्जेक्ट्सों में वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं, लेकिन जब तेलुगु की बात आती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते रहते।
तो इस चीज़ को मैं अल्हम्दुलिल्लाह यानी नियरली 20 साल करीब हो गए। तो 2000 से शुरू किया था ये तेलुगु की फोबिया को दूर करने का। आज अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम ये प्रोग्राम्स हर जगह, हर स्लम्स एरिया में, हर एरिया में ये प्रोग्राम्स मुनक़िद करते जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इसके अंदर मैं कामयाबी होते जा रहा हूँ। अमरावती की तायद में किसानों का एहतजाज जारी है। किसान गुज़िश्ता 55 दिनों से ये एहतजाज कर रहे हैं। वेलकोपोड़ी में जारी एहतजाज में CPI के अलावा दीगर सियासी जमातों के लीडरों ने हिस्सा लिया। ख़वातीन एहतजाजियों ने सड़क पर धरना दिया। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने एहतजाजी कैंप पहुंचकर किसानों से इजहार यगानगत की। उन्होंने 3 दारुल हुकूमत के फैसले को फौरी वापस लेने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। तेलुगु देशम MLC अशोक बाबू ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी पर रियासत के किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। साथ ही कहा कि मुट्ठी भर अफराद के फायदे के लिए हजारों किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखा जाए। अमरावती की तायद में रविचंद्रा और श्रीधर ने 151 घंटों की भूख हड़ताल का आगाज किया। आज इन दोनों नौजवानों की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हड़ताली कैंप पहुंचकर दोनों नौजवानों को एम्बुलेंस में गुंटूर सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया। वाज़ेह है कि अमरावती की तायद में किसानों का एहतजाज गुज़िश्ता 2 माह से जारी है। अपोजिशन जमात तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों ने गुंटूर सरकारी दवाखाने पहुंचकर इन नौजवानों की मिजाज पुरसी की। कर्नूल में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जलसा-ए-आम का इनेकाद किया गया। कर्नूल के नुमाइश मैदान में मुनक़दा जलसे में MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। यूनाइटेड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनक़दा जलसे से उलमा और दीगर ने भी खिताब किया और अपने खिताब के दौरान MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ की BJP हुकूमत की सख्त तनकीद की और कहा कि मुल्क की आज़ादी में जितना हिस्सा दीगर कौमों का है उतना ही हिस्सा मुसलमानों का भी है। मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों की जानिब से दी गई कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अब तो अपनी कौम को बेदार। तुम 400 साल के बाद तुम यहाँ पर आकर मुझसे पूछेंगे, बताओ भारत की शहरियत साबित करो। जब नरेंद्र मोदी के पास खान अब्दुल गफ्फार खान के पैर छूने की फोटो नहीं बता सकते, तो किस बुनियाद पर कर्नूल की आवाम से तुम आकर पूछोगे कि कागज दिखाओ? हम नहीं दिखाएंगे कागज, हम नहीं दिखाएंगे कागज, हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे। अगर आप गोली मारना चाहते हैं मारिए, खुशी से मारिए, मगर हम ये वतन छोड़कर नहीं जाएंगे। अब दूसरी हिजरत नहीं होगी इंशाअल्लाह। हम जिंदा रहेंगे तो भारत में रहेंगे, मरेंगे भी तो भारत में मरेंगे। मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं, क्यों नहीं वजीर आजम एक ऐलान कर देते कि 2024 तक, जब तक मैं वजीर आजम रहूंगा, भारत में NRC नहीं होगा, मगर नहीं ऐलान करेंगे। कृष्णा जिले के कच्ची काचरला मंडल में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। इसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान 130 फीट लंबे कौमी तिरंगे के साथ रैली निकाली गई। रैली में शरीक एहतजाजी खवातीन ने प्ले कार्ड थामकर जमहूरियत बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। इस दौरान मरकज़ की BJP हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी अफराद ने कहा कि मखसूस तबके को निशाना बनाने के लिए मरकज़ की BJP हुकूमत ने काले कानून को लाया है। इस कानून की समाज के हर तबके ने मुखालफत की है। रैली के अख्ताम के बाद एहतजाज जलसा मुनक़िद किया गया। एहतजाज जलसे से मुस्लिम उलमा कराम के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी खिताब किया। वहीं कर्नूल के यमगूर में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया। इस जलसे में मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी हिस्सा लिया। गैर मुस्लिम अफराद में इस्लामी लिटरेचर तकसीम किया गया। जलसे से खिताब के दौरान मुस्लिम उलमा कराम ने मरकज़ की जानिब से पेश करदा शहरियत तरमीमी कानून के बारे में तफसीलात पेश की। कर्नूल में जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से साल 2020 में हज को जाने वाले आज़मीन हज के लिए रियासत के पहले तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग कैंप कर्नूल के निजी फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया गया। ट्रेनिंग कैंप में ज़िले भर के 500 से ज़्यादा आज़मीन हज ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना काजी अब्दुल मजीद ने मनासिक हज के अदायगी से मुताल्लिक़ जानकारी दी।
आंध्र प्रदेश के जिला गुंटूर में भयानक सड़क हादसा पेश आया है। मिनी ट्रक और ऑटो के दरमियान हुए तसादुम में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दीगर 2 शदीद जख्मी बताए गए हैं। महलवकीन में 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। हादसे में जख्मी अफराद को गुंटूर सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया गया। आज सुबह गुंटूर में हल्की बारिश हो रही थी। इस दौरान दोनों गाड़ियां बेकाबू होकर एक दूसरे से जा टकराई। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तो खबरों में इतना ही। आदाब।